बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, 9 मई 2023 पाकिस्तान की तारीख का वो शर्मनाक बाब जिसे ताहयात जो है एक स्याह दिन के तौर पर याद रखा जाएगा, क्योंकि एक सियासी जमात की पुष्टपनाही के आड़ में कुछ शरपसंदों ने जो है वो नाकाम बगावत का ऐलान किया था और कौमी इज़्ज़त की अलामतों पर हमला किया था। शोधा की यादगार का तकद्दुस जो है वो पामाल किया था। 2 साल तक ये ट्रायल चलता रहा और 2 साल बाद जो है वो सरगोदा और लाहौर की ATC अदालत से अब इसका फैसला आ गया है। संगीन मुकदमात में मुलविस पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अहम रहनुमा, जबकि कहा जाए कि पंजाब की पूरी क़यादत जो है, मेन क़यादत इस वक्त जो उनको सज़ा सुनाई गई है, इसके साथ साथ पंजाब असम्बली के जो अपोजिशन लीडर हैं, एक्स मिनिस्टर हैं, एक्स गवर्नर हैं, सिटिंग MNA हैं, एक्स मिनिस्टर्स हैं और तकरीबन 44 और 45 मुल्ज़मान जो हैं उनको 10-10 साल की जो कैद की सज़ा सुना दी गई है। यकीनन इस अदालती फैसले पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जो है इसको तस्लीम करने से इनकार किया है, इसे अनलॉफुल करार दिया और इसे ये कहा गया है कि ये जमहूरियत का जो है उसको सज़ा हुई है। ये फ़ैसला जो है अदालत ने सियासी प्रेशर में आकर किया है और यकीनन अब वो जो है वो आला अदालतों से है, इस हवाले से जो है वो अपील करेंगे। और बिल्कुल पाकिस्तान की आइन की रोशनी में जो है किसी भी सियासी जमात को अपील का आइनी हक़ हासिल है, लेकिन सवाल यहाँ ये पैदा होता है कि जब 2 साल मुकदमात चले हैं, ट्रायल चला है और बार ऑफ एविडेंस एक्सेप्ट किया जा चुका है, जिसमें ऑडियो है, वीडियो है, TV इंटरव्यूज़ हैं, बहुत सारे गवाहान के एतराफ़ी बयानात हैं, तो उसी की रोशनी में ये फैसला किया गया। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इससे क्यों मुकर रही है? और शाह महमूद कुरैशी के लिए बहुत अच्छी खबर यही रही कि उनको बरी कर दिया गया है, तो उनके लिए बड़ी कानूनी कामयाबी है। इन तमाम चीज़ों पर तो बात होगी, लेकिन सबसे अहम बात ये होगी कि अब भी ऐसे कई रहनुमा हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो जिन पर मुकदमात हैं, और दूसरा ये कि जो अब एक एहतजाजी तहरीक चलाने जा रहे हैं जिसको लीड करें बानी PTI जेल से बैठकर, और 5 अगस्त की सुनवाई दी जा रही थी लेकिन उसे अब दिन पर आगे कर दिया गया है। तो अब इस तहरीक में क्या जान बाकी बची है, क्या स्ट्रैटेजी होगी, इन्हीं तमाम चीज़ों पर बात करेंगे। मेरे साथ जो गेस्ट मौजूद है उनका तारुफ करा दूं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से लालचंद माही, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से अंजुम अकील खान साहब, नसरुल्लाह मलिक सीनियर तज़कियाकार और साफ़ी हमारे साथ मौजूद हैं। लालचंद माही साहब आपसे आगाज़ कर लेती हूँ। सर, यकीनन ये जो कन्विक्शन हुई है इसको, इस ATC डिसीजन को आप लोग स्लैम कर रहे हैं, मुख्तलिफ कायदीन के कॉमेंट्स भी आ चुके हैं, लेकिन सर आपको क्या लग रहा है कि आप लोग क्यों कह रहे हैं कि ये अदालत का सही फैसला नहीं है? शुक्रिया शाजा, असल में शुक्रिया आपका कि आपने मुझे अपने प्रोग्राम में इनवाइट किया है। देखिए, ये हम ATC की बात नहीं कर रहे हैं। हम समझते हैं कि ये जो फैसला आया है ये शैम है, ये शैम अदालतें कर रही हैं। ये जो फैसला आया है, इस फैसले से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को, क़यादत और कारकुनान को यकीनी तौर पर सजाएं हुई हैं, लेकिन जो मौत हुई है, जो कैजुअलिटी हुई है, वो इंसाफ की हुई है। और जो नुकसान सबसे ज्यादा हुआ है वो अदालतों का हुआ है, जिसकी वजह से 25 करोड़ अवाम का हुआ है, क्योंकि अब ये 25 करोड़ अवाम इन अदालतों पर यकीन नहीं रखती, क्योंकि वो इंसाफ देने में नाकाम रही हैं। ये 9 मई का बयानिया जो हुकूमत ने बनाया था या उनके हैंडलर्स ने बनाया था, ये बयानिया 8 फरवरी को पाकिस्तान की अवाम ने मुस्तरद कर दिया था, जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान खान को वोट दिया और इनको 17 सीटें सिर्फ मिली, और फिर इन्होंने रिगिंग करके और फॉर्म 47 पे आकर हुकूमत बनाई और जोर जबरदस्ती से हुकूमत बनाई है। हमारे ना सियासी किसी कारकुन को, ना सियासी क़यादत को किसी किस्म का कोई फेयर ट्रायल नहीं मिल रहा। और इसमें केस में आप सबको पता है कि जो स्टार विटनेस थे वो 2 पुलिस वाले थे जो कह रहे थे कि हम छुप के गए, और कंस्पिरेसी हमने सुनी, एक ने सोफे के नीचे छुपकर और एक ने एक कर्टेन के पीछे छुपकर। तो ये एक मजाक है जो पाकिस्तान में एक इंसाफ के साथ किया जा रहा है, पाकिस्तान की अवाम के साथ किया जाता है। हम मुतालबा करते रहे, कहां है वो CCTV कैमराज, कैसे इतने लोग इतने प्रोटेक्टेड एरिया में घुस गए, आप और मैं नहीं जा सकते, हम जाते हैं, C9 से देते हैं, रजिस्टर कराते हैं नाम, उसके बाद ये तो पुलिस थाने पे भी नहीं जा सकते, ये तो केस पे जाना तो बहुत बड़ी बात होती है। तो कैसे लोग चले गए, क्यों नहीं किसी को रोका, ये एक सेफ सिटी था। तो ऐसे कई चीजें, और एक ही वक्त पे एक ही शख्स पे 10 शहरों में आपने FIR दर्ज कर ली और आपको अदालत ने कहा कि ये नहीं हो सकता, लेकिन उसके बावजूद कोई भी जो है उसका बदावा नहीं हुआ। रात रात तक ये अदालतें चलती रही। ये अदालतें तब नहीं खुलती जब पाकिस्तान में गैंग रेप होते हैं, ह्यूमन राइट्स की वायलेशन होती है,
कत्ल होते हैं, ठीक। क्या जो बलूचिस्तान में एक खातून का कत्ल हुआ, उस पर ये अदालतें रात को नहीं खुलती। ये पूरी पूरी रात अदालतें तब काम करती है जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनों को सजाएं देनी हो या उनको जेलों में डालना हो, तो बड़ी सबसर्वियंट है। खासतौर पर 26वीं आईनी तरमीम के बाद चले पाकिस्तान में जो आजाद जुडिशरी का तस्वर था वो खत्म हो गया है। ठीक है लालचंद माई साहब, एक तो ये कि रियासती असासों और हसास तंसीबात पर हमले जो हैं वो उसके तो प्रूफ मौजूद है ना, फुटेजेस मौजूद हैं, सीसीटीवी फुटेजेस मौजूद हैं आपके अपने यास्मीन साहिबा के और दीगर जो कायदीन हैं उनके ऑडियो और कॉल्स और उनकी सारी चीज़ें लीक हो चुकी, सब मंजर आम पर आ चुके हैं, लेकिन आप फिर भी कह रहे हैं। बहरहाल मैं अंजुम वकील साहब से बात कर लेती हूँ। सर, फेयर ट्रायल का हक नहीं मिला पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को, ये इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि ये तमाम जो है ड्रामा ये हुकूमत ने रचाया था, क्या जस्टिफिकेशन है सर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए जी, बात यह है कि एक ये केस ऐसा केस है, ओपन एंड शट केस है। इसमें दिन दिहाड़े रोशनी में ये सारे काम हुए हैं। कोर कमांडर हाउस पे हमला हुआ, तोड़ फोड़ हुई, एक एक पिक्चर सामने आया, एक एक वीडियो सामने आया, एक एक शख्स चेहरा सामने आया। इसी तरह जब शोधा की यादगारों पे तौहीन की गई तो वो भी एक एक तस्वीर, एक एक पिक्चर सामने है। सरगोदा में एयरबेस पे हमला किया गया, एक एक तस्वीर, एक एक पिक्चर सामने है। रावलपिंडी में GHQ पे हमला किया गया, एक एक तस्वीर, एक एक पिक्चर, एक एक चेहरा सामने है। तो ये तो ओपन एंड शट केस है। आप बात करने की बात है तो फिर ज्यादती तो हमारे साथ हुई जब राना सनाउल्लाह साहब को एक गलत केस में, मुंशियात के केस में सजा दी गई और बाद में खुद ही उनके बंदे कहते हैं कि ये गलत केस था। तो ये बात उसकी करें, बात इसकी करें कि हमजा शहबाज साहब को आपने 18 महीने जेल में रखा, किस केस में रखा। बात उसकी करें आप शहबाज शरीफ साहब को आपने 11 महीने जेल में रखा, किस केस में रखा। बात उसकी करें आप मियां नवाज शरीफ को जेल में रखा, किस केस में रखा, कहाँ है वो केस, कब हुए। तो वो तो एक भी साबित नहीं हो सकता। ये तो पूरी दुनिया ने देखा है और पूरा एक प्रोग्राम था कि हर शहर में ये इस तरह की हरकत की गई हैं। इसमें तो कोई छुपी बात ही नहीं है। मैं समझता हूँ कि कानून ने अपना रास्ता लिया है और अदालतों ने फैसला किया है और एक एक अदालत ने 60-65 गवाह गुजारे हैं, शहादतें गुजारी हैं, 2 साल का टेन्योर लगा है। जो मैं समझता हूँ कि ये ज़्यादा लगा है। इस केस के लिए कम वक्त में फैसले होने चाहिए थे ताकि लोगों को इससे सबक हासिल होता कि कानून को हाथ में लेने से ऐसे फैसले आएंगे जो कल आपको तंग करेंगे। आप तो या 2 साल में आप देखें आज फैसला आया, लोगों को वो वाक़या भी भूल गए हैं कि वो वाक़या कब हुआ था। तो मैं ये कहूँगा कि अपनी अदालतों को कि ये फैसले जल्दी आने चाहिए और लोगों को ताकि सबक इससे हासिल हो। और बिल्कुल ये कहते हैं कि हमें ट्रायल का मौका नहीं है, पूरा ट्रायल का मौका मिला है इनको, लेकिन कानून को उन्होंने अपने हाथ में लिया और उसको कानून ने अपना रास्ता लिया और अब आज तो उनको पहले ही इससे मालूम होना चाहिए कि ये सजाएं आएंगी। अभी तो ये इब्तिदा है, अभी तो बाकी ये GHQ हमला है वो केस चलाते हैं, वो लोग गलत उनको केस चल रहे हैं। ये इनको जब तक सजा नहीं होगी तो ये कानून की अमलदारी नहीं होगी। तो मैं समझता हूँ ये कानून का अमलदारी ज़रूरी थी और ये फैसला लेट आया, चलो देर आया दुरुस्त आया। ठीक है नसरुल्लाह साहब, 2024 में 21 दिसंबर को फौजी अदालत ने साने 9 मई के हवाले से केस में 25 मुजरिमों को जो है 10 साल की कैद की सज़ा सुनाई थी। उसके बाद आपको याद होगा कि रवा साल के आगाज़ में 2 जनवरी को अपने किए पर जो शर्मिंदा थे उनकी सज़ाओं में माफ़ी का भी ऐलान किया गया था। फिर हमने देखा था पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ये भी एक आर्गूमेंट उनका बेस था कि जी ये केसेस जो है ये मिलिट्री कोर्ट्स पे नहीं चलने चाहिए, ATC में चला। अब वही हुआ जिसका खदशा था, जिस पर हम हमेशा बात करते थे कि 9 मई के मुकदमात को संजीदगी से नहीं ले रहे थे और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अपने अंदर से भी आवाज़ें आ रही थी। सर, इस फैसले को आप किस तरह देखते हैं? क्या ये जो PTI का हाइपोथेसिस है ये फ्लॉप हो चुका है अब? शुक्रिया शाजिया। देखें इस पूरे मुकदमात को और 9 मई के वाक़यात को अगर आप इस अंदाज से देखें कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये कहती है कि हमारे खिलाफ साजिश थी, ये फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन था और ये हमारे खिलाफ जो है पूरा सूबाबंदी की गई। दूसरी तरफ रियासत है, रियासत ये कहती है कि तहसीलदारों के दफातर के ऊपर हमले किए गए, रहायश गाँव पर हमले किए गए, हत्या कि GHQ और लाहौर में कोर कमांडर हाउस पर हमले करके उसे जला दिया गया। अब इन दोनों मौक़िफ़ में अगर आप देखें तो कुछ अगर आप माजी में जाके उसकी 9 मई के साथ कड़ियों को मिलाएं तो आपको एक चीज बड़ी बात होती नजर आती है
पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इमरान खान साहब की गिरफ्तारी को रेड लाइन करार दे दिया था कि खान साहब को गिरफ्तार नहीं करेगा, तो हम गिरफ्तार नहीं करने देंगे। और आपको ये भी याद होगा कि जब इमरान खान साहब लाहौर में मौजूद थे जमान पार्क के अंदर, तो गिलगित बल्तिस्तान की पुलिस वहां की वज़ीर आला को क्या है कि बुला ली गई थी, अगर खान साहब को कोई गिरफ्तार करने आए तो गिलगित की पुलिस वहां मौजूद हो, उनको गिरफ्तार ना होने दे। फिर उसके बाद आजाद कश्मीर के साबिक वज़ीर आला सरदार तंवीर साहब जिंदा बैठे हैं, उनसे पूछा जा सकता है कि उनकर दबाव डालकर उनसे पुलिस मंगवाएगी आजाद कश्मीर की, और ये सारे पुलिस के लोग यहाँ पे मौजूद थे, जो बाद में फिर IG ने वापस उसको बुला लिया और बड़ा मसला बन जाता है। तहरीक इंसाफ से ये सियासी गलती हुई कि उसने माहौल ऐसा बना दिया कि अगर हमारे लीडर को गिरफ्तार किया गया तो हम ईंट से ईंट बजा। ये वो बयानिया था और ये वो सोच थी और ये वो मुहिम थी जिसने कारकुनों के अंदर भी ये सोच पैदा कर दी, जिसने लीडरशिप के अंदर भी ये सोच पैदा कर दी। और जब 9 मई हुआ, ये लोग जब घरों से निकले, आप वो तकारीर देखने, आपके पास वो वीडियोस मौजूद होंगी। लाहौर में हमने खुद सड़कों पर देखा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लीडरशिप किस तरीके से क़यादत करते हुए लोगों को लेकर जा रही थी, और ये ऐलान किया जा रहा था। आलिया हमदा साहबा का वो आपके सामने वीडियो बयान कि जो कहते थे कैंट जो है उसमें नहीं आ सकते, आज हमने कैंट के ये सारे जो है निजाम को। लेकिन नसरुल्लाह साहब, बानी PTI का जो बयान है वो ये कि मैंने तो लोगों से कहा था कि घरों से निकले, मैंने ये तो नहीं कहा था कि कोर कमांडर हाउस में जाके हमला कर दे, शोधा की यादगारों को जो है उनका तकद्दुस पामाल करें, ये तो अवाम खुद निकल के चले गए थे। मैं आपसे देखें, इसमें इमरान खान साहब का वो बयान भी निकाल के आप देख सकते हैं जिसमें उन्होंने कहा था कि जब रेंजर्स ने मुझे गिरफ्तार किया था तो मेरे लोग कहाँ जाते, वो GHQ ने जाते थे, दफातर के ऊपर जाते तो कहाँ जाते। इट मीन कि आपने इकरार किया कि हमारे लोग जो है इन दफातर पे और इन रहायशों पर हमला करने में मुलव्वस थे। फिर आपने अली बिन गड्ढापुर साहब का वो स्टेटमेंट देखी जिसमें उन्होंने कहा ये हमारे लोग जिन्होंने ये हमले किए, लेकिन बच्चे हैं, नादान हैं, गलती कर बैठे हैं, इन्हें माफ कर देना चाहिए। यानी ये तहरीक इंसाफ कभी इसको मानती रही है, कभी इनकार करती रही है, और यही तहरीक इंसाफ का मसला है। तहरीक इंसाफ अगर इसको तस्लीम कर लेती पहले रोज से कि हाँ हमसे ये गलती हुई, हाँ हमने जो माहौल बना दिया था रियासत के खिलाफ अपने कारकुनों की जेलसाजी कर दी थी, हम इस पे अपने आप को माफी मांगते हैं और अपने आप को समझते हैं कि हम ये इस हद तक नहीं जाना चाहिए था। ये तो जब गिरफ्तारी हुई खान साहब की, आप समझ रहे साहबा का वो वीडियो जो है मीडिया टॉक निकाल के देख लीजिएगा, आप यास्मीन राशिद साहब के बयान से देख लीजिएगा। ये जरूर की चैलेंज करते हुए जा रहे थे लाहौर में कमांडर हाउस की तरफ, और ये लाठियां बरसा रहे थे फौजी गाड़ियों के ऊपर। क्या तहरीक इंसाफ की लीडरशिप के इल्म में ये नहीं था कि ये मुल्क किन हालात से जा सकता है? क्या पिशावर के अंदर जब किले के ऊपर गोलियां बरसाई जा रही थी, जब 7 इदारों के दफातर के ऊपर गोलियां फायरिंग की जा रही थी, क्या वो वीडियोस मौजूद नहीं? बिल्कुल, ये सारी वीडियोस मौजूद है। अब ये फुल बट लगा के अगर हम उससे निकलना चाहें तो मेरे ख्याल में ये जाती है। मैं आपको जुमला क्या है, हमेशा ये कहा जाता है कि माजी की चाची जमातों की फौज की हिलाफत की है, नहीं जरूर की है, यानी ये इसमें कोई दूसरी राय नहीं, को भी ये तस्दीक करते हैं। लेकिन पाकिस्तान की सियासी तारीख में किसी ने GHQ के ऊपर हमला नहीं। ठीक है सर, आपका पॉइंट आ गया। लालचंद माही साहब, हम हमेशा यही बात करते हैं कि सर हकीकत पर मबनी बात किया करें। आप लोग डिनाइल मूड में बारहा चले जाते हैं, एक तो यू टर्न लेना और एक आप लोग बार बार जो है ना डिनाइल मूड पे चले जाना। सर रियासती इदारों पर हमला करने वालों को जो है वो किसी तौर पे माफ़ी तलाफ़ी नहीं हो सकती, उनको कानून के सामने जवाब देना होगा। तमाम चीज़ें तो रैकेट पर मौजूद हैं, लेकिन फिर भी आप लोग अदालती निज़ाम को, अदालत के फैसलों को चैलेंज करें। चले, ये तो आपका आईनी हक है, आगे की स्ट्रैटेजी क्या है सर आप लोगों की? जी देखिए, सबसे पहले तो डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा और अंजलीब अब्बास साहिबा वो एक ही गाड़ी में एक ही जगह पे खड़ी थी। अंजलीब अब्बास ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, PTI छोड़ने का ऐलान किया, उनको मजबूर किया गया, तो वो मासूम थी और जिसने प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की, सरेंडर नहीं किया गया। बहुत ही अफसोसनाक और पूरी दुनिया में हमारे लिए आप देखिएगा शर्मनाक बात होगी। टेररिस्ट बनाते हैं ये खुद, ये नहीं मानते। सर 70 साल खातून, हम उनकी बहुत रिस्पेक्ट करते हैं, एहतराम करते हैं, लेकिन 70 साल खातून को प्रोवोक करने की तो इजाजत नहीं है अवाम को कि निकलें आप लोग कहें। सर वो ऑन रिकॉर्ड पड़ा है। जी देखिए, कोई एविडेंस नहीं है, जोर है, जबरदस्ती है जो 26वीं आईनी तरमीम के बाद हुई है। अब देखिए जो वो लगे हुए हैं कि जब तक
पीटीआई या इमरान खान माफी नहीं मांगेंगे तब तक उनको कोई रिलीफ नहीं मिलेगा। तो अगर ये बात माफी से हल होनी है, आप ये सारे ड्रामेबाजी कर क्यों रहे हैं, ये पूरी कौम समझती है, पूरी दुनिया समझती है। अब ये मतलब आप लोग अपने किए पे शर्मिंदा नहीं है, लालचंद भाई साहब किए पे शर्मिंदा नहीं है आप लोग, ठीक है? शर्मिंदा उनको होना चाहिए जिन्होंने ये किया है, जिन्होंने ये वो आप ही के तो जमात के लोग थे। चले अंजुम वकील साहब से मैं, ठीक है, माफी उनको लेना चाहिए। ठीक है जी, माफी तो नहीं मांग रही अंजुम वकील साहब इन लोगों ने। अब बात वही आ जाती है कि अदालती मामलात है, नजला सारा आप लोगों पे गिरता है। अब आप क्या समझते हैं कि नहीं मांग रहे माफी, और इसका मकसद आपको क्या नजर आता है? क्या एक बार फिर जो है वो इंतशार इन्होंने फैलाना है? क्योंकि अब पाकिस्तान के डायनेमिक्स डायमेंशन चेंज हो चुकी है। पाकिस्तान को दुनिया में एक तरक्की पजीर के साथ साथ जो है बड़े समझदार और सलाहियत वाला मुल्क समझा जा रहा है। ऐसे में एक बार फिर ये जो है सियासी इंतशार पैदा होना और इनकी एहतजाजी तहरीक शुरू होना, हुकूमत इन तमाम चीज़ों को किस तरह देखेगी अब रियासत? देखिए, पहली बात है कि ये जो कहते हैं यास्मीन राशिद साहब है, वो सामने मौजूद हैं और वकूआ के वजूद मौका पे मौजूद हैं, और उनके साथ कुछ लोगों ने इतराफ़ भी किया है कि हम इस तरह प्लान करके लेकर आए हैं, वो भी ये आपके सामने मौजूद है। अब ये भी आपके सामने मौजूद है कि जो लोग नहीं मौजूद थे, अब शाह महमूद साहब को और कुछ बंदों को रिलीफ भी मिला है, वो साबित नहीं हुआ उनके खिलाफ। तो ये आप ना कि फेयर ट्रायल मिला है, और जो ओपन एंड शट लोग सामने सामने थे उनको सज़ा मिली है। दूसरी बात यह है कि जो इनका कहना है कि अब हम एजिटेशन करेंगे, 5 अगस्त को ये करेंगे, तो अब आपके सामने है कि जब भी पाकिस्तान में कोई अहम शख्सियत आने लगती है तो इनका पहला भी शेवा यही था कि इन्होंने वहाँ आके रास्ते रोके, इन्होंने कंटेनर लगवाए, और हमारे चाइना के सदर आ रहे थे, मलेशिया के सदर आए हुए थे, इन्होंने जो हाल किया, जिस तरह इन्होंने एजिटेशन किया, क्या पैगाम दुनिया को देना चाहते हैं। अब अल्हम्दुलिल्लाह इनकी सब कुछ साजिशों के बावजूद, इनके 4 साल के तबाहकुन हुकूमत के बावजूद इन्होंने मुल्क को दिवालिये पर तक ले आए गए थे, मुल्क ग्रे लिस्ट में चला गया था। अब वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और यहाँ के इदारों ने मिलकर मुल्क का एतमाद दोबारा बहाल किया है। आज हम ग्रे लिस्ट से भी निकल चुके हैं, आज हम दिवालिया से भी निकल चुके हैं, आज अल्हम्दुलिल्लाह हम एक तरक्की का सफ़र शुरू कर दिया है, और दुनिया पाकिस्तान को मानना शुरू कर दिया कि आज हमारे पासपोर्ट की जो कदर बढ़ गई है। तो अब फिर इनको इंतशार की ख्वाहिश हो रही है कि हम इंतशार करें, शायद पाकिस्तान की तरक्की हम किसी तरीके से रोक सकें। लेकिन मैं ये अपने लोगों को ये यकीन दिलाता हूँ कि इंशाल्लाह आज पाकिस्तान की तरक्की अब नहीं रुकेगी। अब पीटीआई के अंदर इतना इंतशार पैदा हो चुका है। आप एक केपीके के इलेक्शन, सेनेट के इलेक्शन है, वहाँ देखें इनका क्या आपस में इंतशार पैदा हुआ है। अब पीटीआई के जो पूरे मुल्क में जो इनके लोग हैं, आपस में अदम एतमाद पैदा हो चुका है। कोई लीडरशिप इनकी है ही नहीं। और कभी कहते हैं कि इमरान साहब के बेटे आ रहे हैं, कभी कहते हैं उनकी बहनें लीड करेंगी। तो किसी यहाँ लोकल बंदे पे उनको इतना एतमाद है, और ना ही आपस में लीडरशिप में कोई इत्तेफाक इत्तेहाद है। तो अब पीटीआई एक अफसाना से आप कह सकते हैं। बाकी मेरे ख्याल में ना उनके कहने पे अब लोग आते हैं। लोगों को चाहिए मुल्क की तरक्की, लोगों को चाहिए रोज़गार, लोगों को महंगाई से निजात चाहिए। वो देख रहे हैं कि कौन कर रहा है। इनके आप 15 साल तीसरा टर्नओवर शुरू हो गया केपीके में, उनकी करके वहाँ देख लें। अब केपीके के लोग यकीन करें पंजाब को देखते हैं और वो तरसते हैं कि क्या हमारा भी चीफ मिनिस्टर ऐसा होना चाहिए। तो हर आदमी को तरक्की चाहिए, अपने बच्चों का मुस्तकबिल महफूज करना है, इसलिए लोग अब इनके पीछे नहीं जाएंगे। नसरुल्लाह साहब, जैसे भी आपने कहा कि अभी और भी मुकदमात हैं, पीटीआई के रहनुमाओं को उनका भी सामना होगा, और सुप्रीम कोर्ट की जो डिस्ट्रिक्ट पर तमाम ट्रायल कोर्ट हैं उनको 4 माह में 9 मई के जो मुकदमात हैं उनको फौरी तौर पे फैसला सुनाने की पाबंद भी किया गया है। अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो आगे की हिकमत अमली नज़र आ रही है वो हमें अभी कुछ भी नज़र नहीं आ रही है, सिर्फ बातें ही हैं। मतलब अभी तो चले ये अपील करेंगे आला अदालतों में, साथ साथ ये जो एहतजाज की जो कॉल दी गई है इनमें आपस में ही कन्फ्यूजन है। अली अमीन गंडापुर जो है 5 अगस्त के बजाय इसको आगे लेकर जा रहे हैं, उन पर शदीद तनकीद की जा रही है। आप क्या समझ रहे हैं कि किस पोजीशन पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ खड़ी है, और जो हुकूमत के साथ अगर एक रास्ता है जिसे शाह महमूद कुरैशी साहब बोल चुके हैं कि जी हमें सियासी डायलॉग पे जाना होगा, हमें हुकूमत से बात करनी होगी, ये बानी पीटीआई क्यों नहीं सुन रहे, क्यों अपना मुज़ाकरा का दरवाजा बंद करके बैठे हुए जेल में?
देखिए मेरे ख्याल में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का ये मिजाज बन गया था कि वो शायद समझते थे कि वो अकेले इस मुल्क में सियासत करनी चाहिए, बाकी किसी को सियासत नहीं करनी चाहिए। देखिए जो हम अभी लालचंद से भी बात कर रहे थे, मैं समझता हूँ जाती तौर पे किसी भी जो सियासी कारकुन को सजा होती है नहीं होनी चाहिए, लेकिन इसका मतलब हरगिज नहीं है कि आप रियासत के खिलाफ बंदूक लेके खड़े हो जाए, आप रियासत के खिलाफ लठ लेकर खड़े हो जाए। आप जो है वो ये खुद इमरान खान साहब कहा करते थे, उनकी सारी तकारीर निकाल ली कि हम कैसे इजाजत दें किसी को रेड जोन में आने की, कानून अपने अमलदारी करवाएगा। हम लोगों को यही मारा पीटा जाता रहा है, जब TLP आ गई थी यही था कि घरों में से घुस के निकाले उनको मारा, रेड जोन में आने की कोशिश क्यों की है। सियासी जमातें सियासी किरदार अदा करती हैं। अगर उनसे कहा जाए कि आपका जलसा जो है ये 0 पॉइंट पर होगा, तो वो पुलिस से लड़के धक्के देके कंटेनर हटा के टीचर पहुंचने की कोशिश नहीं करती। हमारे मुल्क का अलमिया ये है कि सियासी जमातें कहती हैं जब तक हम जाके अपनी मर्जी के सियासत एहतिजाज नहीं करेंगे हमारा एहतिजाज नहीं होगा। देखिए ना, अंजुम वकील साहब आपके सामने बैठे हैं, अंजुम वकील साहब भी कल कह दें कि भाई अगर मेरे ऊपर मुकदमा है जायज है, ये न जायज है, चलो ये तो बाद में कोर्ट फैसला करेगी, लेकिन मैं अपनी गिरफ्तारी नहीं होने दूंगा, मेरे कारकुन आ जाएं और किसी पुलिस वाले को घुसने न दें। क्या जमान पार्क में पुलिस वालों को नहीं मारा गया जो नोटिस सर्व करने आते थे? पेट्रोल पंप फेंके गए थे पुलिस एहलकारों पर। असल में तहरीक इंसाफ से गलती ये हुई कि उसने अपने आप को ये समझ लिया कि इमरान खान साहब को गिरफ्तारी अगर होती है तो रेड लाइन है, जिसके बाद मुल्क में तबाही होती है, बेशक जो मर्जी हो जाए। भाई मान लिया झूठा मुकदमा है, मान लिया सच्चा मुकदमा नहीं है, फर्ज कर लें एक लम्हे के लिए, आप इनकी बात मान लें, आप कोर्ट ऑफ लॉ में जाएं, अपने आप को बेल करवाएं, आप मुकदमा का सामना कर लें। भाई आप रियासती इदारों के ऊपर इस तरीके से चढ़ाई नहीं करते, हमने तो मजाक बना दिया है। सच्ची बात है, मैं तो समझता हूँ सियासी जुलूस इतने निकलते हैं, पुलिस वालों को मारना शुरू कर देते हैं, वहां से बैरियर हटाना शुरू करते हैं। दुनिया के किस मजहब मुल्क में होता है? फिर मैं एक जुमला एक और आपको याद नहीं करवा, आपको याद हो गड्ढा प्लाट में जहाँ मियां नवाज की रिहायश है, वहां जलसा रख दिया खान साहब ने, और वहां शेख रशीद ने कहा कि आग लेकर निकलो, इन घरों को जलाकर राख कर। ये नफरत की सियासत इस मौके पे ले आती है। फिर अपने आप को आप दूसरे को बर्दाश्त नहीं करते, आप कहें शायद अफरीदी PTI में आ जाओ वरना पख्तूनों में नहीं रह सकोगे। आप ये कहें लोग इनके साथ मेरे मुखालिफ कैसी जमातें हैं, इनके बच्चों के साथ शादियां को नहीं करेगा। ये सियासत नहीं होती। ये आपने अपने आप को सियासत से हटा के एक ऐसा गिरोह बना देते हैं जो डंडे के जोर पे या अपने आइडियोलॉजी को नाफिज करना चाहता है। तहरीक इंसाफ को आज भी ये बात समझनी चाहिए, कैसे डायलॉग करे, बातचीत करे, एहतजाज करे, हुकूमत उनको एहतजाज करने की इजाजत दे, हुकूमत भी ये ना करे कि लाठियां बरसाई उनके रास्ते रोके। लेकिन जहाँ जलसा तय हो जलसा नहीं पे हो, जहाँ रैली तय हो रैली वहीं पे हो, उससे आगे बढ़ के आप कानून को हाथ में लेते हैं। और जब माजी में किसी ने कानून को हाथ में लेने की कोशिश की, आपको याद होगा नाबीना अफराद ने एहतजाज किया, PTI ने डंडे मारे, डॉक्टर्स ने, यंग डॉक्टर्स ने जो पंजाब में एहतजाज करते थे, PTI सपोर्ट करती थी, पेशावर में एहतजाज हुआ, मार मार के क्यों पर निकाल दिया गया। यानी इसलिए मैं समझता हूँ कि ये चीजें सियासी जमातों को समझनी चाहिए कि हमें किस हद तक एहतजाज करना है, और अपने इदारों को, क्या इंटेलिजेंस के इदारे, उनके ऊपर अब हमलावर हो जाएंगे, क्या निकलेगा उससे, दुनिया को क्या पैगाम जाए, मुल्क की सिक्योरिटी कैसे रहेगी। ये तहरीक इंसाफ अपने आप को इस तशद्दुद की सियासत से अलग करके, अब अली की गड्ढा पर सबके बयान देख लें, लाशें लेकर वापस जाएंगे, मस्जिद दफना देना, इस बार हम असला लेकर आएंगे। क्या किसी मुल्क की जमहूरी हुकूमत के अंदर, जमहूरी निजाम के अंदर इस किस्म की सियासतदान, चीफ एग्जीक्यूटिव इस किस्म की बातें कर सकते हैं? ठीक है लालचंद साहब, अब ये जो 9 मई का वायलेंस है, इस पर तो फिर अब अदालतें जो कार्रवाई कर रही हैं, जो फैसले दे रही हैं, वो तो वो देखेंगी, लेकिन तजवीज़ बहुत अच्छी है नसरुल्लाह साहब की, और हम इससे पहले भी बात कर चुके हैं कि आप लोग डायलॉग पर क्यों नहीं आते, हुकूमत के साथ क्यों मुज़ाकरात नहीं करते हैं। और इस वक्त तो बहुत ज़रूरी है, आपके अपने शाम अहमद कुरैशी साहब ने एडवाइस दी है कि हमें सियासी डायलॉग पर जाना पड़ेगा, तो क्यों नहीं आप लोग आते डायलॉग पर? शुक्रिया शाजिया खान। देखिए आज ऐलान किया था KP के गवर्नमेंट ने कि ये टेररिज्म का जो मसला है, अमन अमान का जो मसला है KPK में, उस पे ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस का ऐलान किया था, जिसका जो अब तक JUI, पीपल्स पार्टी, ANP, ये सारी जो मुद्दे खारज स्टेटस को की जमातें हैं, इन्होंने उसका बाइकआउट कर दिया, क्योंकि ये किसी अवामी मसले पे कोई बातचीत नहीं करना चाहते, कोई मुज़ाकरात नहीं करना चाहते। ये करना चाहते हैं तो सिर्फ इस पे कि एक तो हमें NRO चाहिए इनको, कि अगर इमरान खान हुकूमत में आए तो इनसे कोई ये जो 1100 अरब रुपए खा गए उनकी दोबारा पूछताछ ना करे, ये जो शुगर स्कैंडल आ रहा है इसकी कोई पूछताछ ना करे, ये जो गंदम का स्कैंडल आया, ये नसरुल्लाह साहब नहीं बताएंगे आपको, ये हकीकत ये नहीं बताएंगे कि अरबों रुपए के स्कैंडल आए,
नए सा कानून चेंज करके ये खा गए। आज ये हुकूमत कहती है कि एक मुल्क तरक्की कर रहा है, मुझे बताओ कौन सा मुल्क तरक्की कर रहा है? कल सदाबादगार बोर्ड ने ऐलान किया है कि वो इस साल गंदम हार्वेस्ट ही नहीं करेंगे एहतजाजन। आपकी इंडस्ट्री, आपके चेंबर से बाइकआउट किया है। लाहौर और कराची में मुकम्मल हड़तालें हुई हैं सैटरडे को। ना आपका इंडस्ट्री का एक रुकन खुश है, ना आपका फार्मर खुश है। आपने एम्प्लॉय पे इतना टैक्स लगाया हुआ है, ना वो खुश है। मुझे पता है पाकिस्तान में कौन सा एक ही आप अवाम का एक ही सेगमेंट बताएं जो इस हुकूमत से बहुत खुश है और बहुत खुशहाल हो गया है। तरक्की इनकी हो रही है कि जो 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 उन्होंने अभी जो शुगर में है, इन्होंने पहले एक्सपोर्ट कराई और अभी इंपोर्ट करके ये कमाएंगे। ये तरक्की सिर्फ इनकी हो रही है। तो इकोनॉमी बर्बाद है। ये झूठा बयानियां बनाने की कोशिश कर रहे हैं। कौन सा पेट्रोल, अभी पेट्रोल महंगा हुआ है, अभी डीजल महंगा हुआ है, कौन सा डॉलर सस्ता हो गया है, कौन सी बिजली सस्ती हुई है। तो ये किस इकोनॉमिक तरक्की की बात कर रही है? और ये कह रहे हैं कि पंजाब ने बड़ी तरक्की कर ली है। अब मुझे तो छोड़ दे आप। आज HRCP का जो छपा है, प्रेस कॉन्फ्रेंस छपी है सब अखबारात में, वो कह रहे हैं कि वहां पे पॉलिटिकली डिसफंक्शन है, सियासी निजाम तबाह हो गया है, सियासी नाइंसाफियां हद से ज्यादा बढ़ गई हैं। वहां पे कानून साजी में अपोजिशन को रोल नहीं दिया जा रहा। वहां पे जो चाइल्ड अब्यूज है, बच्चों का रेप है, वो पाकिस्तान में सबसे ज्यादा पंजाब में हो रहा है। अभी ये जो 250 के करीब हलाकतें हुई भारतीय में, उसमें 200 के करीब पंजाब में जो है वो अपनी जान बेचारे गवा बैठे हैं। तो ये मुझे पता है। आज एक न्यूज चैनल ने रिपोर्ट दी है। सर आप लोग जो है ना, आप लोग इस वक्त ऑपोजिशन जमात है, ठीक है, असेंबली में आप लोग ऑपोजिशन जमात है, वो फोरम मौजूद है। ये तमाम बातें जो आप लोग यहाँ मेरे प्रोग्राम में कर रहे हैं, ये आप उस फोरम पर जाकर करें, मगर उस फोरम पे आप लोग बात नहीं करते। उस वक्त उस फोरम पर सिर्फ आप लोग बानिए PTI की रिहाई की बात करते हैं। दूसरी बात आपने की कि APC इजलास के लिए, सर मैंने आपकी बात तअम्मुल से सुनी, मेरी भी सुन लीजिए। उसके बाद आपने कहा कि जी हमने APC कॉल की, लेकिन कोई अवाम के इंटरेस्ट के लिए लोग मिल बैठने को तैयार नहीं है। जब भारत के साथ जंग हो रही थी, कौमी सलामती का इजलास हो रहा था, आप लोग का रिस्पॉन्ड उस वक्त क्या था? जब BSEO का इजलास होता है, आप लोग का उस वक्त रिस्पॉन्ड क्या था? बहुत सारे ऐसे मामलात हैं जहां के पाकिस्तान की बका की बात होती है, उस वक्त आप लोगों का रिस्पॉन्ड किया था। बाकी जो आपके इल्ज़ामात हैं या बाकी जो आपके हुकूमत की परफॉर्मेंस से मुतमईन नहीं है, वो जवाब देंगे खुद अकील साहब। जी अकील साहब। आज ये है जी कि इनकी 13 साल तीसरा टेन्योर जा रहा है KP हुकूमत का। तो वहाँ की बताएं इन्होंने क्या काम किया है, लोगों के लिए क्या तरक्की काम किया है। हाल ही में आपने चंद दिन पहले देखा है कि एक स्वात में पूरा ख़ानदान बारी बारी बह गया और कम से कम घंटा डेढ़ वो मदद के लिए पुकारते रहे हैं। KP की हुकूमत कहाँ थी? उसके वहाँ कोई फ्लड बैरियर लगे हुए थे कि जहाँ से आगे लोग नहीं जा सकते, उसकी इमरजेंसी सर्विस वहाँ मौजूद थी, कोई चीज़ वहाँ मौजूद नहीं थी। तो ये तो इनकी हुकूमत का हाल है। बाकी हम तो आपके प्रोग्राम के में मौजूद के ज़रिए ये ज़रूर कहेंगे इन्हें कि देखें कल सेनेट का इलेक्शन हुआ है, उसने आपने अफाम तफ़हीम से मिलकर इलेक्शन लड़ा है। तो आज कोई भी बंदा नहीं कह रहा उस पर इलेक्शन पे उंगली नहीं उठा रहा कि वो इलेक्शन गलत हुआ है या उसमें पैसे चलाए गए हैं। तो अदरवाइज़ अगर वही इलेक्शन आप जब कराते और आपके बंदे खुद आपका साथ नहीं थे, आप इल्ज़ाम लगाते जी कि ये तो पैसा चल गया है, बोरियाँ चल गई हैं। इसी तरह अब जिस तरह आपने वहाँ किरदार अदा किया, आप मरकज़ में भी आएँ और मरकज़ में आपकी अच्छी खासी पोजीशन है, आपको लोगों ने इत्मीनान करके कैबिनेट से अपने असम्बली में भेजा है ताकि जाके आप हमारे मसाइल डिस्कस करें और हमारे मसाइल हल कराएं। आप जहाँ को हुकूमत के साथ बैठने के लिए तैयार नहीं है। आप कहते हैं जी हम तो सिविल लोगों के साथ बात करने के लिए तैयार नहीं है, हम तो इस्टेब्लिशमेंट से बात करेंगे। बात यह है कि फिर अगर आप ऐसा ही है आपका रवैया, तो पहले भी आपने गलती की कि आपने KP की हुकूमत से रिज़ाइन किया, आपने पंजाब हुकूमत से रिज़ाइन किया, आपने मरकज़ से रिज़ाइन किया, उसके बाद हासिल क्या किया आपने? और आज दिन तक जो आप दर बदर फिर हैं वो आपके गलत फैसलों से फिर रहे हैं। मुल्क को गैर मुस्तकम किया, ये ज़रूर फ़ायदा हुआ आपको। और अब भी आप असम्बली में आए हैं, असम्बली में किरदार अदा करें। अगर आप किरदार अदा नहीं करें, असम्बली में आने की ज़रूरत क्या है? नसरुल्लाह साहब मौजूद हैं?
अच्छा ठीक है। मैं तो चाह रही थी कि अंजुम साहब आप इसका भी जवाब दे देते। वो कह रहे हैं ना कि मुल्क में तरक्की कहाँ हुई है, तो ज़रा शॉर्टली इसका आप जवाब दे दीजिए। मुल्क की तरक्की आज देखें जी, आज अल्हम्दुलिल्लाह $2.1 बिलियन सरप्लस हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह मौजूद पहली दफ़ा हुए हैं। और आप आईटी के सेक्टर ने बड़े लिमिटेड टाइम में इतनी तरक्की की है। आप ये बताएं कि आज ज़राअत के मतलब जो पंजाब में काम हो रहे हैं वो कब किस हुकूमत ने किए हैं। अगर आप चीनी की शुगर की इम्पोर्ट एक्सपोर्ट की बात करते हैं कि हमने जब वाफर थी एक्सपोर्ट की लोगों को सहूलत दी, अब हमने किसी को सब्सिडी नहीं दी। आपने तो एक्सपोर्ट के वक्त भी सब्सिडी दी, इंपोर्ट के वक्त भी सब्सिडी दी, हमने तो कोई सब्सिडी नहीं। अब ज़रूरत है तो लोगों के महंगाई को कंट्रोल, ताकि चीनी महंगी ना हो, हमने इंपोर्ट भी करेंगे, लेकिन उसमें अवाम के फायदे के लिए। ये जो सब्सिडी लोगों को दी गई है, अपने लोगों को नवाजा गया, आपका पॉइंट आ गया, वो नहीं किया। आपका पॉइंट आ गया। मैं तीनों मेहमानों को शुक्रिया अदा करना चाहूँगी। यकीनन जो एक चीज़ तो वाजह है कि मुल्क को नुकसान पहुँचाने वालों को, और जो हमारे रियासती इदारे हैं, रियासती इमलाक है, इनको नुकसान पहुँचाने वाले जो हैं वो कोई सियासतदान या कोई सियासी जमात नहीं हो सकती। ये शरपसंदी हैं जो मुल्क को गैर मुस्तहकम करना चाहते हैं। रही बात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, तो अब भी थोड़ा सा हिम्मत करें और हुकूमत के साथ बैठ के डायलॉग करें, क्योंकि इस डायलॉग से ना सिर्फ उनको फ़ायदा होगा बल्कि पाकिस्तान भी मुस्तहकम होगा। ब्रेक लूँगी नाज़रीन, ब्रेक के बाद दूसरे सेगमेंट पर बात होगी। वेलकम बैक नाज़रीन। पहलगाम वाक़े का ड्रामा रचाकर इंडस ट्रीटी जो है उसको एक तरफा तौर पर मुअत्तल करने वाला भारत जो है वो अब अपने ही चाल में जो है वो फंसता चला जा रहा है। ऑपरेशन सिंदूर की नाकामी के बाद भारत को एक और जो है वो डज़ लगी, एक और ज़ख्म मिला है। चीन ने एक बड़ा इकदाम उठाते हुए तिब्बत से निकलकर भारत गुजरने वाले दरिया ब्रह्मपुत्रा पर बड़े आबी मंसूबे का आगाज़ कर दिया है, और इस पेशरफ ने जो है वो भारत में खलबली मचा दी है। इसके अलावा अक़वाम मुत्तहिदा की जो सलामती कौंसिल के आला सतही जो एक डिबेट थी, उसमें पाकिस्तानी सफ़ीर उस्मान जदून ने जिस तरह भारतीय मंदूब के गैर जिम्मेदाराना और बेबुनियाद का सख्त और बड़ा ही मुफस्सिल जो है वो जवाब दिया है, और दुनिया को बता दिया है कि भारत पाकिस्तान में दहशत गर्दी की मुनज़्ज़म सरपरस्ती करता रहा है और मुआवनत करता रहा है। भारत ने जो जम्मू और कश्मीर है डिस्प्यूट पर भी सलामती कौंसिल की करारदादों की मुसलसल खिलाफ वर्जी की है, और पाकिस्तान हर फोरम पर प्रूफ के साथ जो है ये आवाज़ उठाता रहा है। इसी पर बात करेंगे। मेरे साथ मौजूद है इस वक्त जनरल रिटायर्ड जाहिद महमूद साहब, दिफाई तज्ज़ियाकार हैं, डॉक्टर मुनव्वर हुसैन IR एक्सपर्ट। दोनों मेहमानों को शुक्रिया अदा करना चाहूँगी। जाहिद महमूद साहब, जिस तरह पहलगाम वाक़या बल्कि ड्रामा जो है वो भारत ने खुद रचाया, और हम इससे पहले भी बात करते रहे कि उसमें हमें उसकी जो इंटेंशन थी, जो उसका मकरू एक मकसद था, वो यही था कि वो चाह रहा था कि जो कश्मीर पे जो वो जुल्म ढा रहा है उससे अटेंशन डाइवर्ट करे, और दूसरा जो है एक उसको बैठे बैठाए एक एक्टिविटी और एडवेंचर के तौर पर इंडस ट्रीटी का मुआहदा जो है, इंडस ट्रीटी को मुअत्तल करने का उसने एक शोशा छोड़ दिया। अब ये जो चीन ने एक बड़ा इकदाम उठाया, इसको किस तरह देख रहे हैं सर आप? जी शाजिया, थैंक यू वेरी मच फॉर द इनवाइट, और डॉक्टर साहब को भी मेरा बहुत सलाम। देखिए, ये इंडस ट्रीटी और कश्मीर, इन दोनों को इन्होंने कपल किया है जी। ये जो पहलगाम का ड्रामा है टू क्रिएट अ स्मोक स्क्रीन, और उसके पीछे जो कश्मीर की लेजिटिमेट मूवमेंट है और जो इंडियन इलीगली ऑक्युपाइड रीजन के जो लोग हैं उनके जो सप्रेशन और ऑपरेशन हो रहा है, तो वहां पर हम देखते हैं कि मुकम्मल हिंदुत्व की एप्लीकेशन हो रही है जी। सेफ्रोनाइजेशन का सफर जो तय किया है, वो कहते हैं ना सेकुलराइजेशन से सेफ्रोनाइजेशन का सफर इंडिया ने तय किया है। नेहरू से मोदी तक का जो सफर है वो सो कॉल्ड सेकुलर, तो वो अपने आप को कहते थे, मैं तो कभी भी इनको सेकुलर कंट्री नहीं समझता था। ये हमेशा जो माइनॉरिटीज हैं उनको हकूक को सलब करते हैं, उनको मारते हैं, उनके साथ जुल्म करते हैं। इंदिरा गांधी के दौर में आपने देखा जो सिखों के साथ हुआ, और उसके बाद हम कंटिन्यूसली देख रहे हैं कि एक हिंदुत्व की एप्लीकेशन है। फिर खुद भी टेररिज्म चूंकि लीड इंस्ट्रूमेंट ऑफ पॉलिसी बन गया है वर्ल्ड ओवर उनका, उसको वो परसू करते हैं, उसको भी इसी गांव में छुपाना चाहते हैं कि टेररिज्म का इल्जाम किसी और पे लगा दिया जाए। और द रेजिस्टेंट फ्रंट जैसी तंजीमें जो 2019 के बाद हम देखते हैं जिन्होंने जन्म लिया है फ्रॉम जब इन्होंने एप्लीकेशन की है आर्टिकल 270 की, 35A की, तो उसके बाद ये खुद सेल्फ क्रिएटेड फिक्शन वर्ल्ड की तंजीमें भी इन्होंने बना ली जिससे पाकिस्तान को इम्प्लीकेट करना चाहते हैं। और इसी के साथ साथ इंडस वाटर पे वो बहुत अरसे से स्लोली एंड ग्रेजुअली बट सिस्टमेटिकली बढ़ रहे थे,
तो उन्होंने कहा कि इसको भी इसी के साथ डबटेल किया जाए। बड़ी मैं तो इसको कहूंगा कि स्ट्रेटेजिकली एक फिनेस उन्होंने इस्तेमाल करने की कोशिश की है, लेकिन जो पहलगाम का जो उन्होंने अप्रोच अपनाई है और अपनी कन्वेंशनल मिलिट्री को यूज किया है इन्होंने अपने लीड इंस्ट्रूमेंट को फर्दर सपोर्ट करने के लिए, जो बलोचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में वो ऑलरेडी यूज कर रहे थे, तो उस पे फिर पाकिस्तान ने दे टर्न द टेबल जी। अल्हम्दुलिल्लाह जो 4 दिन की जो लड़ाई है वो पिछली 70 साल की लड़ाई पे भारी साबित हुई और स्ट्रेटेजिकली इररेलेवेंट कर दिया। टुडे वी आर कन्फ्रंटिंग अ स्ट्रेटेजिकली कंफ्यूज्ड भारत जो सेफ्रनाइज्ड एप्लीकेशन में अपने तमाम इदारों को, चाहे वो इंटेलिजेंस एजेंसीज हो, उनकी रॉ हो, चाहे उनकी मिलिट्री हो, उनको आरएसएस का संघ परिवार का एक मिलिटेंट विंग के तौर पर इस्तेमाल कर रही है और टेररिज्म के विंग के तौर पर इस्तेमाल कर रही है और उनको मुंह की खानी पड़ रही है। और ऑफ कोर्स इंडस वाटर में जैसे अभी आपने कहा कि चाइना की तरफ से उनके साथ जो डेवलपमेंट हो रही है, दैट इज वो कहते हैं ना कि अपनी जब आप गड़ा किसी और के लिए खोदते हैं तो अपना साथ गड़ा खोद लिया करें। इन्होंने शायद अपना गड़ा थोड़ा गहरा खोद लिया है जी। बट मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज कि हाउ प्रिपेयर्ड वी आर एज अ स्टेट टू कन्फ्रंट दिस हिंदुत्व माइंडसेट, क्योंकि ये एप्लीकेशन तो प्रोटेक्टेड थोड़े से लंबे अरसे के लिए, बल्कि काफी लंबे अरसे के लिए रहेगी। उसके लिए पाकिस्तान एज अ नेशन कितना तैयार है, दैट इज मोर इम्पोर्टेंट थिंग। ठीक है मुनव्वर साहब, जब ये पहलगाम का वाकया हुआ था उसके फौरी बाद जो भारत ने पाकिस्तान पर पाबंदियां लगानी शुरू की थी, उसमें ये इंडस ट्रीटी भी था और हम उस वक्त डिबेट कर रहे थे कि भारत ये कर नहीं सकता। उसकी 2 वजूहात हैं, एक तो बैंक है सालिस के तौर पे, दूसरा ये है कि उससे ऊपर भी जो है चीन में ब्रह्मपुत्रा मौजूद है और अगर भारत ये कोई कार्रवाई करेगा तो चीन वहाँ पर बैठा हुआ है। अब चीन ने बाकायदा जो है एक मेगा डैम की तामीर का आगाज़ कर दिया है। ये कितना भारत के लिए इस वक्त खौफनाक सूरत हाल है। दूसरा, जयशंकर साहब भी चीन पहुँचे हैं, तो क्या मिन्नत तरल्ले हो रहे हैं वहाँ पे? पहले तो बहुत शुक्रिया शाजिया आपका और मेजर साहब, जनरल साहब को भी बहुत बहुत सलाम, आपकी टीम को सलाम, आपके देखने वालों सबको सलाम। वालेकुम अस्सलाम। देखिए, भारत ने कौन सा ऐसा मुआहदा है या कौन सा ऐसा वादा है या कौन सा ऐसा एग्रीमेंट है जिस पे वो कारबंद रहा है, चाहे वो अक़वाम मुत्तहिदा में कश्मीर के हवाले से मामला हो या इंडस वाटर ट्रीटी का मामला हो या इसके अलावा खुद सिमला का जो एग्रीमेंट है उसे भी आप ले लीजिए, उसकी भी वायलेशन भारत ने की है। भारत के अंदर बुनियादी तौर पे कंप्लीट ट्रांसफॉर्मेशन हमें नजर आ रही है। जैसे एनलाइटमेंट के अंदर ट्रांसफॉर्मेशन थी ना कि दुनिया से जाने के बाद की दुनिया में यकीन रखने से इस दुनिया पे यकीन रखना, या फिर उसके साथ साथ अंधी मजहबी तकलीद से आप मजहबी अकायद के ऊपर सवाल उठाने के ऊपर जो ट्रांसफॉर्मेशन थी एनलाइटनमेंट के बाद, अब भारत के अंदर भी आपको एक ट्रांसफॉर्मेशन नजर आ रही है। और वो ट्रांसफॉर्मेशन मैं आपके सामने रखता हूँ जिसका जिक्र जनरल साहब ने भी किया कि डेमोक्रेसी से अथॉरिटेरियनिज्म की तरफ उन्होंने सफर किया है और इसका जिक्र अवेश शुक्ला अपनी किताब डी जनरेशन ऑफ डेमोक्रेसी के अंदर करता है, जो कि 2024 के अंदर पब्लिश हुई है। दूसरा ये कि सेकुलरिज्म से पायजीनियस रिलीजियस जो फेनेटिज्म है वो आपको नजर आ रही है। मल्टी एथनिक जो कल्चरल सोसाइटी थी इंडिया की, या कम से कम उसका एक भ्रम था, एक टॉलरेंट सोसाइटी तस्लीम की जाती थी, अब हाइपर नेशनलिज्म, हाइपर रिलीजियस नेशनलिज्म आपको नजर आती है। इसके अलावा जो नेहरूवियनिज्म थी अब वो मुदितवाइज्म के अंदर ट्रांसफॉर्म हुई है। तो ये भारत का बुनियादी तौर पे एक बिहेवियर, एक ट्रेंड खुल के सामने आ रहा है जिससे भारत की सोसाइटी के अंदर बड़े सीरियस किस्म के रिफ्ट्स भी पैदा हुए हैं, पोलराइजेशन पैदा हुई है, भारत की इकाई को बड़ा एक सीरियस किस्म का झटका लगा है और खुद भारत के जो मुफक्रीन हैं वो इस पे काफी परेशान नजर आते हैं। अब आ जाते हैं चाइना वाले मामले के ऊपर। देखिए, चाइना के साथ भी बहुत सारे इश्यूज हैं भारत के, अरुणाचल प्रदेश, लद्दाख ले लीजिए, उसके अलावा म्यांमार के अंदर जहां चाइना ने $2.5 बिलियन की इन्वेस्टमेंट की भी है, वहां पे भारत भी कोशिश कर रहा है कि अपनी इस इन्वेस्टमेंट के साथ कलकत्ता को म्यांमार की एक बंदरगाह के साथ मिलाए और वहां पे अपने असर और रसूख को बढ़ाए ताकि जो उसकी शुमाली मशरिकी रियासतें हैं उसका एक ट्रेड रूट उसके हाथ में हो। और जो म्यांमार के अंदर जो चाइना की जो इन्फ्लुएंस बढ़ता जा रहा है उससे खलीज बंगाल में चाइनीज मूवमेंट जो है उसके अंदर आपको इजाफा नजर आ रहा है। और फिर उसके बाद ये जो ब्रह्मपुत्रा के ऊपर जो डैम बनाया जा रहा है, इसमें देखें चाइना ने कोई इंटरनेशनल लॉ की खिलाफ वर्जी नहीं की और न कोई इस तरह का मुआहदा है चाइना और भारत के दरमियान में जिस तरह भारत और पाकिस्तान के दरमियान में सिंतास का आपको मुआहदा नजर आता है।
और ये वो डैम है जिससे काफी बड़ी मिकदार में, जिसके बारे में कहा जा रहा है कि 60 गीगावाट की इलेक्ट्रिसिटी पैदा होगी और ये दुनिया का सबसे बड़ा हाइड्रो प्रोजेक्ट है और इसमें कोई 1.2 ट्रिलियन यॉन का एस्टिमेट बताया जा रहा है कि इसके ऊपर इन्वेस्टमेंट होगी। तो मेरा ख्याल है चाइना अपने रास्ते पे ठीक है, लेकिन इम्प्लीकेशन वही है जिसकी तरफ आप इशारा कर रही हैं कि अगर आप किसी के लिए खड्डा खोदेंगे तो आप भी उससे बाहर नहीं जा सकते। और बाय द वे भारत तो इस वक्त तन्हा है ना। भारत की जितनी कुर्बतें थी, चाहे उसके जो पुराने स्ट्रेटेजिक पार्टनर्स थे जिसमें रशिया आ जाता है, ईरान आ जाता है, उससे दूरी है, अफगानिस्तान भी दूरी अख्तियार करना शुरू हो गया है, और फिर खिते में नेपाल, भूटान, मालदीव, इसकी फॉरेन पॉलिसी तो भारत बनाया करता था। लेकिन अब आप देखें कि वो चाइना की तरफ देख रहे हैं, वो भारत की तरफ नहीं देख रहे। और पाकिस्तान, चाइना, बांग्लादेश का जो रीजनल ऑर्गेनाइजेशन बनाने की जो काविशें तेज हो गई हैं, उसमें आप मजीद देखेंगे कि भारत जो है बैक फुटिंग पे होगा और आइसोलेट होगा। और आखिरी जुमला मैं ये कहूंगा कि जो अपने इलाके में तन्हा है वो बाहर भी कुछ नहीं है। जाहिद साहब, दुनिया ने अब भारत का जो झूठा नैरेटिव था उसको तो मुस्तरद कर दिया, और पाकिस्तान ने जो अपना एक तो लोहा मनवाया है भारत को शिकस्त देकर, और साथ साथ जो हमारी डिप्लोमेसी कामयाबी है उसके साथ साथ हर फोरम पे हम जा रहे हैं और प्रूफ के साथ हर चीज़ पेश कर रहे हैं। दूसरा, यूनाइटेड नेशन की सलामती कौंसिल में प्रेसिडेंसी भी हमें मिल चुकी है। कल डिप्टी प्राइम मिनिस्टर इसाक डार ने एक रेजोल्यूशन दिया, उसको भी मंजूर किया गया। कश्मीर के हवाले से भी बात की उन्होंने। इस वक्त पाकिस्तानी सफीर जो है सलामती कौंसिल में, उस्मान साहब, उन्होंने एक बार फिर जो है वो भारत के हवाले से बात की है और कहा है कि वो जो टेररिस्ट स्टेट है और जिस तरह से फाइनेंस प्रोवाइड करता रहा है, फितनतुल हिंदुस्तान जिस तरह से इंसर्जेंसीज करता रहा है, इन तमाम चीज़ों को लेकर अब दुनिया कितना, पहले तो हम बात करते थे लेकिन इस वक्त पाकिस्तान की पोजीशन क्या है इन तमाम चीज़ों केसेस को लेकर? देखिए शाजिया, पहलगाम के बाद पाकिस्तान की जो सिग्निफिकेंस है वो वर्ल्ड ने समझी है जी। वो कान जो आपको नहीं सुनना चाहते थे वो अभी आपको सुन रहे हैं, जो आंखें देखना नहीं चाहती थी वो आपको देख रही हैं। बट हैविंग सेड दैट, ये टेम्परेरी चीजें लगती हैं जी। जिस कंट्री का जब भी इन्वेस्ट क्रिएट होगा, जिस तरह की स्ट्रेटेजिक एनवायरनमेंट होगी, अब थोड़ा सा आजकल की जो 21st सेंचुरी जिसमें स्ट्रेटेजिक एनवायरनमेंट स्विचिंग फ्रॉम वन सिचुएशन टू अदर बहुत जल्दी हो रही है। हाल ही में आपने देखा है, अफगानिस्तान के अंदर देख लें, जिन तालिबान के साथ अमेरिकन लड़ रहे थे उन्हीं के साथ नेगोशिएशन भी 4 साल तक करते रहे। यही भारत 2021 में तालिबान हुकूमत के खिलाफ सबसे ज्यादा बोला था जी, और सिक्योरिटी काउंसिल में भी बहुत बोला था कि इनको ना रिकॉग्नाइज किया जाए। एंड इट जस्ट टुक देम 4 मंथ्स कि वो उसको उन्होंने रिकॉग्नाइज करना शुरू कर दिया। उन्होंने देखा कि डिफेक्टो तो अब यही हुक्मरान है वहां के, तो वही तालिबान जिनसे वो जिनको ह्यूमन राइट्स वायलेशन और पता नहीं क्या क्या अलकाबात और कहाँ उनको जोड़ते रहे, उन्हीं के साथ काम कर रहे थे। तो इसलिए मैं ये कहता हूँ कि जो मौजूदा भी सिचुएशन है इसको चेंज होते देर नहीं लगेगी। तो विंडो इज वेरी शॉर्ट। दैट्स व्हाई माय मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं जिस पे एम्फसाइज करता हूँ, हमेशा एम्फसाइज करना चाहता हूँ, वो यही है कि हाउ मच प्रिपेयर्ड वी आर, प्रोलॉन्ग हमारी स्ट्रेटेजी क्या होनी है। दुनिया इस वक्त देखें, दुनिया को सबसे बड़ा जो खतरा इस रीजन से लाहक है वो टेररिज्म है, जो अफगानिस्तान की सरजमीन से जन्म ले रहा है। वो पूरा ट्रांसनेशनल टेररिज्म जाएगा जी, और उसको सपोर्ट कौन कर रहा है, उसको अबेट कौन कर रहा है, उसको लॉजिस्टिक्स सपोर्ट करके वो इंडिया है जी। वो इंडिया अपने मकासद हासिल करने के लिए रीजनल अपने जो उनके ऑब्जेक्टिव्स उनको हासिल करते करते पूरे इंटरनेशनल पीस का दुश्मन बन गया। तो ये वो कन्वर्जेंस पॉइंट है जिसपे पाकिस्तान को काम करना है। और अब डिप्लोमेसी में चीज ये होता है कि जो सबूत आज देंगे, जो इंसिडेंट आज होंगे, 2-2.5 साल के बाद आपको उसका इफेक्ट नजर आना शुरू होता है। तो इट इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस, थ्रू आउट हमें ये मेंटेन करना होगा। दुनिया को बार बार ये सबूत देने होंगे, चीजें दिखानी होंगी। फिर आपने टेररिज्म की बात की, इकोनॉमिक फाइनेंशियल जो सपोर्ट, अभी जैसे फितरतुल हिंदुस्तान पर तकरीबन $72 मिलियन अभी रिसेंट पास्ट में इन्होंने इन्वेस्ट किए हैं। $9 मिलियन की तो इन्होंने जी इसको ऑर्गेनाइज करने के लिए एक 24 मेंबर काउंसिल है जो ऑर्गेनाइज कर जिसने किया हुआ है फितरतुल हिंदुस्तान और फितरतुल खवारिज जो है इनको सपोर्ट करने के लिए। तो एक सिस्टमैटिक स्ट्रक्चर्ड टेररिज्म का नेटवर्क है जिसको मोदी जो है वो खुद लीड कर रहे हैं, डोवल जैसे लोग लीड कर रहे हैं। और ये पॉलिटिकल लीडर्स तो है नहीं जी, दे आर पॉलिटिकल टेररिस्ट। और ये डोमिनेंस, ब्लड और हेट, इसी के ऊपर ये अपनी आइडियोलॉजी को फॉलो कर रहे हैं। तो ये पूरी दुनिया के लिए खतरा बन चुके हैं। ये हम चीज हमने पूरी दुनिया को बतानी है जी। ठीक है, आप दोनों का बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूंगी। और लेकिन डिबेट का जो हासिल रहा है वो यही रहा है कि
भारत ने जो गढ़ा था, बल्कि खुद अपने दाम में जो है वो सयाद आ गया। भारत इस वक्त आइसोलेशन का शिकार है। भारत इस वक्त हिंदुत्व आइडियोलॉजी को लेकर जो है पूरे दुनिया में जो है बदनाम होता जा रहा है। तो अब होश के नाखून ले, हकीकत का सामना करो, एक जिम्मेदार मुल्क है की हैसियत से सामने आए। प्रोग्राम से इजाज़त, अल्लाह निगहबान।